दिल्ली के मालवीय नगर की एक बिल्डिंग में 3 जून की सुबह आग लग गई, जो कुछ ही घंटों में राजधानी की सबसे बड़ी हालिया त्रासदियों में बदल गई। अब तक 21 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक मृतकों में 11 विदेशी नागरिक हैं। लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक और बांग्लादेश जैसे देशों से कई लोग इलाज के लिए दिल्ली आए थे। कुछ मरीजों के तीमारदार थे और कुछ अपने घर वालों के साथ रुके हुए थे। ये लोग जिस जगह ठहरे थे वो कोई बड़ा होटल नहीं था। हौसरानी इलाके में चल रहा एक बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी बीएनबी था। नाम फ्लरिश स्टे बीएनबी। इसी इमारत में मिकासा इन भी चल रहा था, यानी एक ही बिल्डिंग में 2 बीएनबी। बीच में बस एक दीवार थी। आग फ्लरिश बीएनबी के बेसमेंट में बने किचन में लगी, फिर पूरी बिल्डिंग में फैल गई। ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, क्योंकि जिस बीएनबी में सिर्फ 6 कमरे चलाने की मंजूरी थी, वहां कथित तौर पर 25 कमरे कैसे चल रहे थे? फायर सेफ्टी एनओसी क्यों नहीं था? और जब नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो ट्रिपल इंजन सरकार के तमाम जिम्मेदार लोग क्या कर रहे थे? हादसे के बाद सभी एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में ही व्यस्त है। लेकिन दिल्ली की कहानी जस की तस है। जहां नियम बनते हैं, फाइलें चलती हैं, एनओसी का खेल चलता है, बिना मंजूरी कमरे बढ़ते हैं, फिर एक सुबह आग लगती है। लोग बस एंट्री एग्जिट में ही फंसे रह जाते हैं और कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। नमस्ते, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। पहले हादसे से जुड़े बड़े अपडेट्स जान लीजिए। साउथ दिल्ली के डीसीपी अनंत मित्तल ने बताया कि 3 जून की सुबह 8:48 पर मालवीय नगर के एक बीएनबी में आग लगने की सूचना मिली। स्थानीय पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। करीब 1 घंटे बाद 9:45 पर दिल्ली फायर सर्विसेज को अलर्ट किया गया। शुरुआती सूचना लेमन ग्रीन रेस्टोरेंट में आग की थी। बाद में तस्वीर साफ हुई कि मामला हौज रानी इलाके में चल रहे फ्लरिश स्टे बीएनबी और जिस बिल्डिंग में ये बीएनबी चल रहा था उसका है। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां लगाई गईं। करीब 50 लोगों को बाहर निकाला गया। घायलों को पास के मैक्स, एम्स ट्रॉमा सेंटर और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल ले जाया गया। थोड़ी देर बाद मैक्स हॉस्पिटल साकेत ने बयान जारी किया। बताया गया कि 39 लोग लाए गए थे, जिनमें से 18 की पहले ही मौत हो चुकी थी। 15 आईसीयू में एडमिट किए गए, इनमें से 8 वेंटिलेटर सपोर्ट पर थे। अस्पताल ने यह भी बताया कि ज्यादातर मरीज दम घुटने की दिक्कत के साथ लाए गए थे। कईयों को तो मैक्स हॉस्पिटल से ही एम्स ट्रॉमा सेंटर और सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। रेस्क्यू के दौरान 10 पुलिस वाले भी घायल हुए, उन्हें भी एम्स ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के घर वालों के लिए 2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 रुपए की सहायता का ऐलान किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का भी रिएक्शन आया है। बोली कि सरकार नजर रख रही है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी इस हादसे पर दुख जताया है, साथ ही सवाल भी पूछे हैं। अब बात करते हैं कि इतनी भयंकर आग लगी कैसे। इंडियन एक्सप्रेस की टीम जब ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो देखा कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो घनी आबादी के बीच बनी थी। एक ही बिल्डिंग में 2 बीएनबी चल रहे थे। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आग बेसमेंट में बने किचन से शुरू हुई और फैलती चली गई। इस हादसे की लोकेशन भी समझना बहुत जरूरी है। यह जगह एम्स, मैक्स हॉस्पिटल साकेत और पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल जैसे बड़े मेडिकल सेंटर्स के काफी करीब है। यहाँ विदेशी नागरिक, खासकर अफ्रीकी देशों से आए लोग ठहरते हैं। बहुत से लोग मेडिकल वीजा पर भारत आते हैं। किसी का इलाज मैक्स में होता है, किसी का एम्स में, तो किसी के परिवार वाले मरीज के साथ रहते हैं। ऐसे लोगों के लिए सस्ता और शॉर्ट स्टे अकोमोडेशन जरूरी होता है। फ्लरिश स्टे इसी डिमांड को पूरा कर रहा था। विदेशी नागरिकों के बीच काफी पॉपुलर भी था, लेकिन 3 जून की सुबह यही पॉपुलर जगह उनके लिए त्रासदी में तब्दील हो गई। कैसे? चश्मदीदों के हवाले से कुछ बातें सामने आई हैं। हादसे के वक्त बिल्डिंग में अफरा तफरी मच गई थी। ऊपर के फ्लोर्स में फंसे लोग मदद मांग रहे थे, खिड़कियों और दरवाजों की तरफ दौड़ रहे थे। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद करनी शुरू की। सबसे पहले सड़क पर गद्दे बिछाए गए ताकि जो लोग ऊपर से कूदने को मजबूर हों उन्हें कुशन मिल सके। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ लोग पहले और दूसरे फ्लोर से कूदे। एक महिला अपने बच्चे के साथ कूदी। एक और महिला ने छलांग लगाई और उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। आलोक सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूर नाम के स्थानीय निवासी ने बताया कि उसने खुद एक रस्सी फेंकी थी, जिसे एक महिला ने पकड़ने की कोशिश की लेकिन पकड़ नहीं पाई।
40 साल के इसरार खान ने बताया कि खिड़कियां खुल नहीं पा रही थीं, लोग अंदर फंसे थे, बाहर से ही खिड़कियां तोड़ी गईं। हौज रानी में रहने वाले वसीम राजा भी बताते हैं कि बेसमेंट में लोग फंसे हुए थे। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर खिड़कियों की ग्रिल काटी, करीब 7 लोगों को बाहर निकाला, 3 विक्टिम्स को CPR दिया। इस दौरान वसीम के पैर में भी चोट लग गई क्योंकि अंदर खिड़कियों से टूटा हुआ कांच पड़ा था। हमारी साथी स्वाति ने कुछ चश्मदीदों से बात की है। इस काम को इंट्रोड्यूस कराने वाले यही लोग हैं। सबसे पहले इन्होंने 15 से 16 साल पहले, जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे, खान मोटर्स के बराबर में फ्लोरिस इनके नाम से होटल है, वो इन्हीं का होटल है। उसके बाद इन्होंने जो ग्रीन रेजिडेंसी होटल खोला, उसके बाद इन्होंने तीसरा होटल खोला। इन्हीं की देखा देख यहाँ पर जो और लोगों ने होटल खोला। आप पीछे देखेंगे लेमन ग्रीन होटल है, इसका 1.5 फीट का या 2 फीट का रास्ता सारा है। यही रास्ता इसका आने का और ये रास्ता जाने का है। और पीछे जो है 5 मंजिला इमारत है जिसके ऊपर डीजे सेट भी रख रखा है और तकरीबन 24 कमरों का जो उन्होंने जो होटल बना रखा है। इसी तरीके से पूरी लाइन, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, ये हादसा नहीं होता अगर इस इलाके के बीट ऑफिसर ने अपनी जिम्मेदारी समझी होती। बीट ऑफिसर जो होता है वो पूरे इलाके से अवगत होता कि कहाँ पर क्या गतिविधि हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में जितना रोल रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है, जितना MCD का है, उससे ज़्यादा जिम्मेदारी वाला काम जो ये बीट ऑफिसर का था। हमने सीढ़ियों का अरेंज किया, 1 सीढ़ी 2 सीढ़ी, रस्सियाँ ली, रस्सियों से बांधा। और फिर हमें जिसकी ज़रूरत थी, हमें गर्मी थी, लोग पानी के लिए तरस रहे थे, लोगों ने अपने दरवाजे खोल दिए, सब लोगों ने हेल्प करी, पानी की बॉटल्स दी, अरेंज करी, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया, ट्रैफिक को मैनेजमेंट किया, ट्रैफिक को चलाया, ट्रैफिक को बंद कराया, ट्रैफिक पुलिस से, फायर से, एम्बुलेंस से 30 से 40 एम्बुलेंस आ गई। एक एम्बुलेंस के अंदर 1 जन को भेजा जा रहा था, कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। नर्सिंग डॉक्टर की टीम हमारे पास आ गई थी और ORS के गोल जूसेस वगैरह आ गए थे और तुरंत फौरी तौर पे जो ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए एम्बुलेंस के अंदर, CPR, वो दिया जा रहा था। कुल जमा तस्वीर, अंदर हालात बेहद चुनौतीपूर्ण थे। 2 लोग ऐसे भी थे जो इस हादसे में बाल बाल बचे। एक का नाम है बाट्रिम डिजियू, जो कि शायद 2 जून की रात फ्लरिश BNB में ही होते। बा गिनी से दिल्ली आए थे। उनके पिता का कैंसर का इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा था। बा पिछले 2 महीनों से फ्लरिश BNB के रूम नंबर 402 में रुके थे। उनका डेली रूटीन, सुबह BNB लौटना, नहाना, ब्रेकफास्ट करना और फिर वापस अस्पताल चले जाना। 2 जून की रात उन्हें पिता के साथ BNB आना था, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि अस्पताल में ही रुकिए। 3 जून की सुबह बा जब BNB लौटे तो देखा वहां आग लग चुकी थी। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उनके कई दोस्त अंदर ही थे। एक महिला और बच्चा भी अंदर थे जो अब नहीं मिल रहे। दूसरी कहानी माइकल की है। माइकल अफ्रीकी मूल के अमरीकी नागरिक हैं। पत्नी के इलाज के लिए मैक्स आए थे। सुबह खबर मिली कि उनके होटल में आग लग गई है। माइकल और उनकी पत्नी तो बच गए, लेकिन उनके साथ आए 3 दोस्त अंदर थे। माइकल ने बताया कि बिल्डिंग में सिर्फ एक ही एंट्री एग्जिट था और यही रेस्क्यू में एक बड़ी रुकावट भी बना। इस बीच घायलों और मृतकों के परिजन अस्पतालों के बाहर भटकते रहे। कांगो से आई एक महिला ने बताया कि उनकी बहन की मौत हो गई। कुछ विदेशी नागरिकों को पता ही नहीं चल पा रहा था कि जिन लोगों के साथ वो दिल्ली आए थे उन्हें किस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कई लोगों के जरूरी कागजात जलकर राख हो गए। जो लोग इलाज की उम्मीद में भारत आए थे, उन्होंने अचानक अपनों को खो दिया। यहीं पर मेडिकल टूरिज्म की असली कीमत सामने आती है। जब कोई विदेशी नागरिक इलाज के लिए भारत आता है तो वो अकेला नहीं आता, उसके साथ कुछ और लोग भी होते हैं, जैसे उसके घर वाले, कोई ट्रांसलेटर, कोई दोस्त, कोई केयरटेकर। ये लोग रहने के लिए अस्पतालों के आसपास जगह तलाशते हैं, जिनकी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को वेरीफाई करना उनके वश में नहीं होता। वो भरोसा करते हैं कि जो जगह ऑपरेशनल है, यानी चल रही है, लिस्टेड है, वो लीगल और सेफ होगी। मालवीय नगर हादसा इसी भरोसे को तोड़ता है। लेकिन भरोसे से इतर सवाल कायदे कानून का है। BNB के पास किस तरह की मंजूरी थी? अगर 6 रूम चलाने की मंजूरी मिली थी तो कथित तौर पर 25 कमरे कैसे चल रहे थे? कुछ कमरे तो बेसमेंट में भी बना दिए गए थे। BNB की मंजूरी तो टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिलती है। सरकार ने विभाग से रिपोर्ट भी मांगी है। सवाल है कि ये मंजूरी दी किसने? इंस्पेक्शन कब हुआ? किस डिपार्टमेंट ने देखा? क्या MCD को इसकी जानकारी थी? क्या फायर डिपार्टमेंट से मंजूरी ली गई थी? क्या बिल्डिंग प्लान के मुताबिक ऑपरेशन चल रहा था? अगर नहीं तो इतने दिनों तक कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अब जब बात जिम्मेदारी तय करने की आ रही है तो अलग खेल चल रहा है। गायत्री मनी की रिपोर्ट बताती है कि दिल्ली पुलिस, टूरिज्म डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और MCD सब एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं, जबकि सवाल सबकी भूमिका पर है।
टूरिज्म डिपार्टमेंट कह रहा है कि एनओसी देखना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। एमसीडी का कहना है कि बीएनबी स्कीम में उसका कोई रोल नहीं है। फायर डिपार्टमेंट इन दोनों पर सवाल उठा रहा है। जो जिम्मेदार विभाग हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करने में, एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने में व्यस्त हैं। मसलन दिल्ली फायर सर्विस, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और पर्यटन विभाग सभी एक दूसरे की जिम्मेदारी बता रहे हैं कि इंस्पेक्शन उसको करना था, बिल्डिंग का डिज़ाइन कैसा है, चीज़ें सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं, ये जिम्मा उसका था। चीज़ें स्ट्रेट रहें जब तक हमें जवाब मिले कि जिम्मेदारी दरअसल किसकी थी, एक की थी या एक से ज़्यादा विभागों पर मिलकर काम करने का जिम्मा था, तब तक रिकॉर्ड स्ट्रेट रखने के लिए हम कुछ नाम गिना देते हैं ताकि आपके जहन में हो कि सवाल करना किससे है और जवाब की अपेक्षा किससे रखनी चाहिए। दिल्ली नगर निगम के मेयर हैं प्रवेश वाही, दिल्ली नगर निगम के कमिश्नर हैं संजीव खिरवार, दिल्ली सरकार के पर्यटन विभाग के मंत्री कपिल मिश्रा हैं, जबकि विभाग की प्रशासनिक सचिव निहारिका राय है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा हैं। दिल्ली फायर सर्विस के प्रमुख आईएएस ऑफिसर ए नेटुन चेजियन है। ये दिल्ली फायर सर्विस के प्रिंसिपल डायरेक्टर भी हैं। तो आप इन सब लोगों का नाम याद रखिएगा और फिर सोचिएगा और पूछिएगा कि दरअसल जिम्मेदारी किसकी थी, एक की या सबकी। अब बात एक्शन की। दिल्ली पुलिस ने गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की है। ये भी देखा जा रहा है कि बिल्डिंग में किस स्तर पर गैर कानूनी निर्माण था। दिल्ली सरकार के गृह मंत्री आशीष सूद ने भी कड़ी कार्रवाई की बात कही है। सारे बीएनबीज के जांच के आदेश दिए गए हैं। जिन बिल्डिंग्स के पास जरूरी कागजात, जरूरी अनुमतियां नहीं है, तो ऐसे अब हमने आज निर्णय किया है कि जांच करके ऐसी सब बिल्डिंग्स को जिनके पास उपयुक्त एनओसीज नहीं है उसको सील किया जाएगा। उनकी अनुमति जो वायलेशन कर रहे हैं उनकी अनुमति को रद्द किया जाएगा। आशीष सूद ने जिस हाई लेवल कमेटी के गठन का निर्देश दिया है उसमें दक्षिणी दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ साथ फायर डिपार्टमेंट, एमसीडी, स्वास्थ्य और टूरिज्म डिपार्टमेंट के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट में बताना होगा कितने बीएनबी चल रहे हैं, कितने नियम कानून के हिसाब से नहीं चल रहे हैं और कितने सील किए गए हैं। हालांकि विपक्ष इसे रस्मी कार्रवाई बता रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उनका दावा है कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची और पिछले हादसों से कोई भी सबक नहीं लिया गया। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड को बहुत चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारण क्या है, कितनी आग लग रही है और लोग मर रहे हैं। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं कि साहब इस होटल के अंदर ये दिक्कत थी, इस आदमी के अंदर ये दिक्कत थी। अरे सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। बीजेपी नेताओं का भी रिएक्शन आया। बोले रेस्क्यू ऑपरेशन सही से चला, अगर कोई गड़बड़ी होती तो और भी जाने जा सकती थी। इस सरकार का तंत्र यहाँ पर इस बचाव कार्यों में लगा है और पूरी तरीके से अगर समय पर ये रिस्पांस नहीं हुआ होता तो शायद ये दुर्घटना बहुत ज्यादा आग बढ़ जाती। समय पर रिस्पांस होने के कारण से ये समय पर ये आग पर काबू पाया गया है। सत्ता और विपक्ष की राजनीतिक बहस अपनी जगह है, लेकिन एक बात तो सच है, राजधानी में आग से जुड़े हादसों में एक सा ही पैटर्न नजर आता है। पहले हादसा होता है, फिर दुख जताया जाता है, मुआवजे का ऐलान होता है, फिर जांच की बात कही जाती है। एक्शन के नाम पर कुछ कुछ होता दिखता है, कुछ दिन सुर्खियां भी बनती हैं, लेकिन फिर वही ढाके तीन पात, वही दिल्ली शहर, वही नियमों की अनदेखी, वही लापरवाही। कुछ उदाहरण सुनिए। पहला, 25 मई 2024 विवेक विहार में बेबी केयर न्यूबॉर्न अस्पताल में आग लगी, 7 नवजातों की मौत हो गई। दूसरा, 15 फरवरी 2024 अलीपुर इलाके में एक पेंट फैक्ट्री में आग लगी, 11 लोगों की जान चली गई। तीसरा, 13 मई 2022 मुंडका की एक 4 मंजिला बिल्डिंग में आग लगी, 27 लोगों की मौत। चौथा, 8 दिसंबर 2019 अनाज मंडी में आग लगी, 43 लोगों की मौत। लिस्ट लंबी है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ा उदाहरण तो 1997 का उपहार सिनेमा अग्निकांड है, जिसमें 59 लोगों की मौत हुई थी।
लेकिन करीब 3 दशक बाद भी हमारे नीति नियंताओं ने शायद कोई सबक नहीं सीखा, सबक जिसमें इंसान की जान को तवज्जो दी जाती हो। उम्मीद करिए कि अब सीख लें। शुक्रिया।